हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल देवदासी का तीसरा भाग। इंस्पेक्टर लोकनाथ इस वक्त तसल्ली में था कि मोना चौधरी सब संभाल लेगी। मोना चौधरी का इस तरह आनन फानन सब इंस्पेक्टर महेशपाल तक पहुंच जाना, रापर से उसकी पहले से ही पहचान होना, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोना चौधरी जल्दी महेशपाल को खत्म कर देगी। मोना चौधरी ने कहा था कि वो कल सुबह तक फ़ोन करेगी और चली गई थी। इंस्पेक्टर लोकनाथ वहाँ से थाने गया था और 2.5 घंटे में अपना काम निपटाकर घर पर आ गया था। 2-3 घंटों की नींद लेना चाहता था वो। घर में कोई नहीं था। पत्नी विमला जब से बलात्कार वाला मामला शुरू हुआ था, नाराज़ होकर तीनों बच्चों के साथ मायके चली गई थी। लोकनाथ की बात पर विमला ने विश्वास नहीं किया था कि वो निर्दोष है। नहा धोकर लोकनाथ ने कुर्ता पजामा पहना और बेड पर जा लेटा कि तभी बेल बजी। वो उसी पल उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। थाने से कोई पुलिस वाला आया होगा। दरवाज़ा खोलते ही लोकनाथ ने सामने देवराज चौहान को खड़े पाया। आज से पहले उसने देवराज चौहान को नहीं देखा था। वो अजनबी था उसके लिए। कभी अखबार में तस्वीर देखी हो तो उस तस्वीर को वो भूल चुका था। कहिए, किससे मिलना है? लोकनाथ ने पूछा। लोकनाथ से, इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से। तुम ही हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुमसे बात करनी है, अंदर। कैसी बात? लोकनाथ की आंखों में सवाल आ ठहरा। सोहन लाल के बारे में। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। सोहन लाल का नाम सुनते ही लोकनाथ चौंका और पीछे हट गया। देवराज चौहान भीतर आया, एक कुर्सी खींचकर बैठा और सिगरेट सुलगाई। दरवाज़ा खोल छोड़कर लोकनाथ उसके पास आ पहुंचा था। कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? मोना चौधरी के साथ तू ही सोहन लाल के यहाँ गया था? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ। क्या लगती है मोना चौधरी तेरी? कुछ नहीं, यूँ ही मुलाकात हो गई। लोकनाथ को देखते हुए कश लिया देवराज चौहान ने। मोना चौधरी यूं ही किसी का काम नहीं करती और तुम्हारी हैसियत उसके काम की कीमत देने की नहीं है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर तीखे स्वर में कहा। कौन हो तुम? पहले मेरी बात का जवाब दो। मोना चौधरी मेरे हाथ में आ गई थी। मैं उसे गिरफ्तार कर सकता था, गोली मार सकता था, परंतु इस तरह की कोई भी कोशिश मैंने नहीं की तो वो मेरे इस काम को करने को तैयार हो गई। लोकनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। अब तुम बताओ कि ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? देवराज चौहान हूँ मैं। देवराज चौहान? लोकनाथ ने नाम दोहराया। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मोना चौधरी से पूछना, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। बता देगी वो तुम्हें मेरे बारे में। वैसे पुलिस वाले मेरे नाम से मुझे फ़ौरन पहचान जाते, जबकि तुम। ओह, डकैती मास्टर देवराज चौहान? लोकनाथ के होंठों से एकाएक निकला। हाँ। लोकनाथ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, आंखों में डर उभरा। चुप क्यों हो गए? कश लिया देवराज चौहान ने। लोकनाथ ने कुछ कहना चाहा कि सिर्फ होठ हिलाकर रह गया। मैं तुम्हें यह समझाने के लिए आया हूँ कि सोहन लाल से दूर हो जाओ। मोना चौधरी को भी कह देना। वो जानती है कि मेरा और सोहन लाल का क्या रिश्ता क्या है। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। सोहन लाल की तरफ बढ़ने वाले कदम मोना चौधरी से ना रोके तो वो रास्ते में मुझे खड़ा पाएगी। ठीक है, सिर हिलाया जल्दी से लोकनाथ ने। कह दूंगा। कहने के साथ इस बात का ध्यान भी रखना कि वो तुम्हारी बात समझे, नहीं तो तुम भी रगड़े जाओगे। लोकनाथ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैंने मोना चौधरी से कहा भी था कि सोहनलाल से महेशपाल को लेने के लिए थापड़ से प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन वो कहने लगी कि सोहनलाल से तो वो चुटकी में महेशपाल को ले लेगी। लोकनाथ सिंह का शैतानी दिमाग एकाएक दौड़ने लगा था, लेकिन अब मैं उसे समझा दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? जो समझाने आया था वो समझा दिया। बैठो, चाय पीकर जो कहा है वो मोना चौधरी को ज़रूर समझा देना, वरना। देवराज चौहान ने सख्त शब्दों में कहना चाहा। वो समझा दूंगा, लोकनाथ ने जल्दी से कहा। तो मैं एक बात कहना चाहता था। देवराज चौहान ने उसे देखा। उसकी आंखों में मौजूद तीखे भावों को देखकर लोकनाथ पल भर के लिए सकपकाया। वो सब इंस्पेक्टर महेशपाल की बात करना चाहता था कि उसे मुझे दे दो। वो इस बारे में जो बात करनी हो बाकेलाल राठौड़ से करना। वह, मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता और वो तुम्हारी बात ज़्यादा मानेगा, मेरी बात को तो भाव भी नहीं देगा। देवराज चौहान ने उसे घूरा। लोकनाथ ने हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखा। बलात्कार और थाने में हत्या किसने की? देवराज चौहान ने चुपते स्वर में पूछा। उसने, महेशपाल ने। वो कहता है कि ये काम तुमने किया। झूठ बोलता है वो। मैं थाना इंचार्ज अपने थाने में ये सब करने या होने की सोच भी नहीं सकता। लोकनाथ की आवाज़ में गुस्सा भर आया। महेशपाल कहता है कि ये काम तुमने किया है। बाकेलाल राठौर के मुताबिक वो झूठ बोलता नहीं लग रहा। तो क्या मैं झूठ बोलता लग रहा हूँ? लोकनाथ की आवाज़ में गुस्सा था। मैं नहीं जानता,
ये मेरा मामला नहीं है। इस बारे में बाकेलाल राठौर से बात करो। मैं जो कहने आया था वो समझ लिया होगा तुमने। मोना चौधरी को भी समझा देना कि कल वो सोहनलाल के फ्लैट पर ना पहुँचे। देवराज चौहान के आखिरी शब्दों में कठोरता आ गई थी। वरना जो होगा बहुत खतरनाक होगा, बुरा होगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। लोकनाथ होठ पीछे खुले दरवाजे को देखता रहा। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। वो अपना काम पूरा करवाना चाहता था। देवराज चौहान उसे सहयोग नहीं दे रहा था, जबकि मोना चौधरी उसके साथ थी। उसने फैसला किया कि मोना चौधरी को ही अपने काम के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। वो आसानी से देवराज चौहान से निपट लेगी। महेश पाल को ख़त्म करना ज़रूरी था, वरना वो उसे बर्बाद कर देगा। देवराज चौहान वापस पहुंचा तो जगमोहन उसे देखते ही बोला, मेरे ख्याल में तुम्हें इस मामले में आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और इस्तना सबको संभाल लेंगे। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। जगमोहन के माथे पर बल पड़े। तुम इस बात की फ़िक्र कर रहे हो कि मोना चौधरी से मेरा झगड़ा ना हो जाए, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, तुमने कहा था कि पेशीराम ने भी तुम्हें सतर्क किया था कि मोना चौधरी से तुम्हारा झगड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगा। कैसे नहीं होगा? जगमोहन क्या उठा। तुम अभी कहाँ से होकर आए हो? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से मिलकर क्यों? उसे कहने गया था कि मोना चौधरी से कह दे कि उसकी वजह से सोहनलाल तंग ना हो। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बात सुनकर मोना चौधरी सोहनलाल का पीछे छोड़ देगी, जबकि सब इंस्पेक्टर महेश पाल उसी के पास है और मोना चौधरी को महेश पाल चाहिए? मेरी मानो तो आराम से बैठ जाओ। रात तक बाकेलाल लौटर भोपाल से लौट आएगा। कल वो मोना चौधरी से बात कर लेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बाकी मोना चौधरी को संभाल लेगा? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों में देखा, कहा कुछ नहीं। मोना चौधरी को बाकेलाल लौटौर नहीं संभाल सकता। कुछ देर के लिए बहला अवश्य सकता है, लेकिन तुम्हारे मोना चौधरी के सामने जाने में झगड़ा हो जाने का खतरा, ये खतरा मोना चौधरी भी तो महसूस करेगी। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जिस तरह हम नहीं चाहते कि मोना चौधरी से झगड़ा हो, उसी तरह वो भी नहीं चाहेगी कि हमसे झगड़ा हो। तो हम दोनों को ही आपस में सावधानी से बात करनी होगी। मेरे ख्याल में झगड़ा नहीं होगा और वो सोहनलाल का पीछा छोड़ देगी। जगमोहन मनी मन बेचैन था कि दोनों के सामने होने पर झगड़ा कभी भी उठ सकता है। इससे तो बेहतर था कि वो काशीपुर गांव निकल गए होते, तब देवराज चौहान का सामना मोना चौधरी से तो ना होता। मेरे ख्याल में मैं काशीपुर गांव निकल चलना चाहिए। जगमोहन ने आखिरी कोशिश की। आज नहीं जा सकेंगे, शायद कल भी ना जा सके। विष्णु शायद तैयारी के साथ हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। उसे फ़ोन कर देता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान फ़ोन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने होंठ बीचे मनी मन गहरी सांस ली। उसकी कोशिश बेकार हो रही थी। देवराज चौहान ऐसे रास्ते पर बढ़ा जा रहा था जहाँ आगे मोना चौधरी खड़ी थी और पेशीराम यानी फ़कीर बाबा उसे पहले ही सावधान कर चुका था। मोना चौधरी के साथ उसका मौत से भरा टकराव हो सकता था। देवराज चौहान ने फ़ोन पर विष्णु साय से बात की। उसकी आवाज़ सुनते विष्णु साय कह उठा था, गाड़ी तैयार, ड्राइवर तैयार, मैं भी तैयार। तुम कहाँ मिलोगे? मैं वैन लेकर पहुँचता हूँ। बोलो। आज नहीं चल रहे क्या? मुझे कोई काम पड़ गया है। आज और कल का दिन व्यस्त रहूँगा। परसों हम काशीपुर गांव के लिए चलेंगे। लेकिन मैं तो तैयार। तुम चाहो तो पहले वहाँ पहुँचो। मैं परसों वहाँ पहुँच जाऊँ काशीपुर गांव में? क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? मेरा भी दिल फेल हो गया तो परसों तक का इंतज़ार करो। देवराज चौहान बोला। फ़ोन करूँगा तुम्हें। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया, फिर सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम काशीपुर गांव चल पड़ो, इस मामले में ना हो। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। अगर हमारे पीछे से मोना चौधरी ने सोहनलाल को कोई नुकसान पहुँचा दिया तो? देवराज चौहान ने जगमोहन की आंखों में झांका। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोना चौधरी का तुम भरोसा कर सकते हो कि अपना काम निकालने के लिए वो शराफत से चलेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि मोना चौधरी कुछ भी कर सकती है। कश लेते हुए देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। वैसे भी अब मेरा पीछे हटना संभव नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से मैं बात कर आया हूँ। जगमोहन को स्पष्ट लग रहा था कि अब कुछ होकर ही रहेगा। शाम को मोना चौधरी ने इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को फ़ोन किया। मुझे रिवॉल्वर चाहिए, इसकी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मोना चौधरी ने कहा। मिल जाएगी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह जल्दी से बोला। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। क्या हुआ? देवराज चौहान, डकैती मास्टर देवराज चौहान मेरे पास आया तो दोपहर में। देवराज चौहान? मोना चौधरी चौंकी। हाँ, धमकी देकर गया है कि तुमसे कह दूं कि कल तुम सोहनलाल के फ्लैट पर मत जाना, वरना तुम्हें मार देगा। मुझे भी कहा है कि सोहनलाल से दूर रहो। लोकनाथ सिंह एक ही सांस में कहे जा रहा था। उसने मुझे 20 बार कहा कि मोना चौधरी से ये बात कह दूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। भला हमने देवराज चौहान को क्या कहा जो धमकी दे गया? हमारा उसका क्या मतलब? हमने तो सोहनलाल से कुछ भी नहीं कहा।
तुम तो कितनी शराफत से उन लोगों से बात कर रही हो। उसकी हालत से तो लग रहा था कि अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हें फाड़ कर खा जाता। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव आकर इकट्ठे होने लगे। कहता था सोहनलाल उसका कितना खास है, मोना चौधरी जानती है। उसकी तरफ कोई टेढ़ी आंख भी ना देखे। मैंने कहा कि महेश पाल को हमारे हवाले कर दो, उसने थाने में बलात्कार हत्या की है और मुझे फंसा रहा है। तो कहने लगा कि महेश पाल कहता है कि तुमने ये सब किया है, वो निर्दोष है। मैंने बहुत कहा कि ये गलत काम उसने किया है, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। बार बार धमकी देता रहा कि मोना चौधरी को समझा दूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। मुझे तो लग रहा था कि देवराज चांद को समझाने की ज़रूरत है, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में भरा हुआ था। मुझे तो तब डर लगा कि कहीं मेरे को गोली न मार दे। मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी आ ठहरी थी। कई पलों तक लाइन में खामोशी रही। मोना चौधरी, लोकनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। मध्यम से गुर्राहट निकली उसके होंठों से। अब क्या करना कल देख लूँगी मैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। देवराज चांद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मोना चौधरी के होंठों से भिचे भिचे कठोर शब्द निकले। मेरे सिर से तो बोझ उतर गया तुमसे बात करके। कल तुम्हें रिवॉल्वर दे दूंगा, बहुत बढ़िया रिवॉल्वर है मेरे पास, अमेरिकन मेक है। एक बार कहीं छापे के दौरान मेरे हाथ लग गई थी तो मैंने रख ली। कल मिलेंगे, मोना चौधरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान को अपने रास्ते में आता देख वो सिर से पाँव तक गुस्से से भर उठी थी। और तो और देवराज चौहान उसके लिए इंस्पेक्टर लोकनाथ को धमकी दे गया था। मोना चौधरी के चेहरे पर वैशी भाव इकट्ठे होने लगे थे। उसी दिन रात के 9 बजे देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को फ़ोन किया। हेलो, लोकनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं देवराज चौहान। ओह तुम मेरा नंबर तो ले गए, अपना दिया नहीं। लोकनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने तुम्हें फ़ोन करना हो तो कहाँ करूँ, दिन भर यही सोचता रहा। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी बात मोना चौधरी से कह दी थी। शाम को उसका फ़ोन आया था। तुमने फ़ोन क्यों किया? यही पूछने के लिए कि मोना चौधरी को समझा दिया। समझा दिया, वो समझे तब ना। लोकनाथ का खींच भरा सर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो नहीं समझती। लोकनाथ की आवाज़ के साथ गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। कहने को है ही क्या? मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए मन में बैर रखती है, ऐसा कुछ है क्या? मैं सुन रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि देवराज चौहान कहता है कि अगर सब इंस्पेक्टर महेश पाल दोषी है तो तसल्ली होने के बाद उसे हमारे हवाले कर देगा, और तब तक के लिए देवराज चौहान ने मना किया है कि तुम सोहनलाल का रुख मत करो। उसे पसंद नहीं कि तुम सोहनलाल की तरफ जाओ। मैंने ये भी कहा कि देवराज चौहान कहता है अगर सोहनलाल के पास गई तो झगड़ा बढ़ सकता है। तो वो बोली देवराज चौहान का आखिरी वक्त आ गया है। मैंने उससे कहा कि तुम कल सोहनलाल के पास गई तो वहाँ देवराज चौहान मिलेगा, झगड़ा होगा। तो गुस्से में भरी मोना चौधरी ने कहा कि देवराज चौहान कल उसकी गोली से खुद को नहीं बचा सकेगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। मतलब कि कल वो सोहनलाल के यहाँ आएगी? हाँ, उसने तो मुझे भी तैयार रहने को कहा है। कहती है मैं उसके साथ चलूँ और तमाशा देखूँ। ज़रूर आना, सच में तुम्हें तमाशा देखने को मिलेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ ठहरी। क्या फ़ायदा झगड़ा करने का? तुम मोना चौधरी को समझाओ, अगर कल का तमाशा देखना चाहते हो तो। वो मेरे बस में नहीं है। लोकनाथ सिंह की तौबा करने वाले अंदाज में आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बेहद शांत भाव में सिगरेट सुलगाई। क्या हुआ? देवराज चौहान ने गर्दन घुमाई तो जगमोहन को इधर घूरते पाया। लोकनाथ सिंह ने मेरी बातें मोना चौधरी को कही हैं, लेकिन वो समझदारी से काम लेने की अपेक्षा झगड़ा खड़ा करने के मूड में नज़र आ रही है। वो कल सोहनलाल के फ्लैट पर भांगे से मिलने आएगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे कहने पर मोना चौधरी पीछे हट जाएगी। जगमोहन झल्लाया। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा जगमोहन। तो एक बार मोना चौधरी को सावधान करना ज़रूरी था कि सोहनलाल की तरफ बढ़ने में उसके सामने क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। मैंने अपना काम पूरा किया और आने वाले वक्त के लिए मैं इस मामले में आज़ाद हूँ। क्या मतलब? मतलब कि कल अगर सोहनलाल के फ्लैट पर कुछ होता है तो मैं जिम्मेवार नहीं। वहाँ ना आने को उसे पहले ही कह दिया है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। मैं झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मोना चौधरी सोहनलाल की तरफ बढ़ते कदमों को रोक नहीं रही। सोहनलाल के पास सब इंस्पेक्टर महेश पाल है, मोना चौधरी को महेश पाल चाहिए। महेश पाल का मामला बाके और रुस्तर राव का है। मोना चौधरी को उन दोनों से बात करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में क्यों आ रहे। मैं आ नहीं रहा, बल्कि इस मामले के हालात मुझे अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। मोना चौधरी की वजह से सोहनलाल को अपना फ्लैट छोड़कर महेश पाल के साथ थापर की किसी जगह पर रहना पड़ा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। और मुझे ये पसंद नहीं कि सोहनलाल को मोना चौधरी परेशान करे। बाके का नंबर मिलाओ। बाकेलाल राठौर से? जगमोहन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हाँ, देखो वो कहाँ है। जगमोहन बेचैनी भरे ढंग से उठा और फ़ोन में व्यस्त हो गया।
6-7 मिनट बाद बाकेलाल राठौर से बात हो सकी। सोहनलाल के साथ तूने क्या किया? मर गया वो का? अभी तो नहीं मरा। फिर मारे पे इल्ज़ाम का ठोको हो कि मन ने सोहनलाल के साथ वो गड़बड़ कर दियो। सब इंस्पेक्टर महेश पाल को तू कहीं और भी रख सकता था। मारे को मालूम तो ना होवे कि मोना चौधरी इस मामले में कूद पड़ी हो। हम अभी भोपाल से लौटो, कल सुबह मोना चौधरी से सोहनलाल के फ्लैटों पर मिलो, सब ठीक हो जावे। बाकेलाल राठौर की आवाज़ कानों में पड़ी। कैसे ठीक हो जाए? उसे सब इंस्पेक्टर महेश पाल चाहिए, वो उसके हवाले करेगा। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। काय को? महेश पाल मारे को शरीफ हो देखो, ये बात मोना चौधरी को समझाएगा? हाँ, वो समझेगी। बाकेलाल राठौर की आवाज़ नहीं आई। चुप क्यों हो गया? तम ठीक हो बोलो। बाकेलाल राठौर को सुनाई देने वाला स्वर गंभीर था। वो उल्टो खोपड़ी की हो। तभी देवराज चौहान ने पास पहुंचकर जगमोहन से रिसीवर लिया। बाके, देवराज चौहान तम बोलो हो? हाँ, कल सुबह सोहनलाल और सब इंस्पेक्टर महेश पाल को साथ लेकर सोहनलाल के फ्लैट पर आना। देवराज चौहान दृढ़ स्वर में बोला। तम तम भी वहाँ पहुँचो? बाकेलाल राठौर का हड़बड़ाया स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। हाँ, थारी का जरूरत हो गई। अब मोना चौधरी से बात कर लियो। थारों के सामने देखकर वो सो सांडों की तरह भड़को जो लाल कपड़ों देख लियो। तम वहाँ ही रहो। जो मैंने कहा है वही करो। थारे को यो मामलो कैसे पतो चलो? थापर ने बताया। यो तो बहुत गलती कर दियो थापर साहब ने। मारे से ना पूछो और थारे को बता दियो। देवराज चौहान ने फ़ोन रख दिया। जगमोहन तब तक सोफे पर बैठकर सिर सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें बंद कर चुका था। देवराज चौहान से बात करने के 5 मिनट बाद ही फ़ोन की घंटी बजी तो इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने रिसीवर उठाया। हेलो सर, मैं हवलदार वीरेन बोल रहा हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? लोकनाथ सिंह के माथे पर बल उभरे। वो पकड़ा गया जिसने थाने में बलात्कार और हत्या की थी। क्या? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह चौंक पड़ा। पकड़ा गया? हाँ सर, 1 घंटा पहले ही। सब इंस्पेक्टर महेश पाल कैसे हाथ लगा? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने बात काट कर कहा। महेश पाल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कांस्टेबल सुशील शेट्टी की बात कर रहा हूँ। ये काम उसने किया। पागल तो नहीं हो गए? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। कांस्टेबल सुशील की आज छुट्टी थी। वो छुट्टी का वक्त थाने के पीछे वाले कमरे में ही आराम करके बिताता है। गांव तो उसका बहुत दूर है, आप तो जानते ही हैं। हवलदार वीरेन की आवाज़ इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह के कानों में पड़ रही थी। शाम से ही वो बोतल लेकर बैठ गया था। 9 बजे तक टुन्न हो गया। तब वहाँ 2-3 पुलिस वाले और भी थे। किसी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठा। सब इंस्पेक्टर साहब का गला पकड़कर दबा दिया और गुस्से में उन्हें बोला, साले तेरा गला भी नेता की बहन की तरह दबा दूंगा। बस साहब, इतना सुनना था कि वहाँ मौजूद बाकी पुलिस वालों ने उसे पीछे किया। इंस्पेक्टर साहब को छुड़ाया, फिर उसकी धुनाई करके नशा उतारा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा डंडा घुमाया कि सब कुछ कबूलता चला गया। ये बात ऊपर बताई। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह का दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। नहीं साहब, काम खत्म करके सुशील शेट्टी को स्टोर में बंद किया और सब इंस्पेक्टर साहब के कहने पर आपको फ़ोन किया। अब आप जो कहेंगे वही होगा। हवलदार वीरेंद्र की आवाज़ कानों में पड़ी। हुक्म सर, मैं आ रहा हूँ, लोकनाथ ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। सच बात तो ये थी कि ये खबर सुनकर उसका दिमाग घूम रहा था। वो तो सोच रहा था कि महेश पाल ने ये सब किया, लेकिन वो बेगुनाह निकला। अब क्या होगा? उसके मामले पर 2 खतरनाक हस्तियाँ झगड़े के लिए आमने सामने हो रही थी और उन दोनों के बीच लगी आग को उसने और भड़का दिया था। लोकनाथ सिंह का दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह वर्दी में थाने पहुंचा। हवलदार वीरेंद्र उसे इंतज़ार करता मिला। सर, गजब हो गया। कांस्टेबल सेठी तो छुपा रुस्तम निकला। वो चुप रहो। कहाँ है वो? स्टोर में बंद कर रखा है। वो वहीं पहुँचे। रास्ते में मिलने वाले पुलिस वाले सलाम मार रहे थे, लेकिन लोकनाथ सिंह को होश ही कहाँ था। स्टोर के सामने पहुँचती वो ठिठका। स्टोर के फर्श पर कांस्टेबल सेठी बुरे हाल में पड़ा था। उसका कमीज पजामा फटा हुआ था। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। चेहरा भी सूजा हुआ था। उसकी हालत से जाहिर था कि तगड़ी ठुकाई हुई है। उसके चेहरे और आंखों से स्पष्ट लग रहा था कि उसके सिर पर चढ़ा शराब का नशा धीरे धीरे उतर रहा है। कांस्टेबल सेठी ने उसे देखा तो कांपते दोनों हाथ जोड़ लिए। नेता की बहन के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या तुमने की थी 6 महीने पहले? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने दांत भींचकर पूछा। मुझे माफ़ कर। जो पूछा उसका जवाब दो, हाँ या ना। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाथ जोड़े कांस्टेबल सेठी रो पड़ा। मुझे माफ़ कर। इसे ऑफिस में मेरे पास लेकर आओ, लोकनाथ सिंह ने दांत पीछे कहा और पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग उलझा हुआ था कि असली मुजरिम तो मिल गया। सब इंस्पेक्टर महेश पाल का क्या करेगा? अगर उसने मोना चौधरी को बताया कि अपराधी पकड़ा गया है, महेश पाल निर्दोष है, तो वह कहीं के गुस्से में उसे गोली न मार दे। तभी सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी सामने से आता मिला। सर, सूरज त्यागी मुस्कुरा कर बोला, मैंने आपकी और सब इंस्पेक्टर महेश पाल की परेशानी दूर कर दी।
नेता की बहन का बलात्कारी और हत्यारा कांस्टेबल सुशील शेट्टी है वो मालूम हो गया मुझे। मेरे साथ आओ। सेठी को लेकर वीरेन भी आ रहा है। सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी साथ चल पड़ा। मैंने पूरी पूछताछ कर ली है, उसके बयान भी ले लिए। फाइल आपकी टेबल पर पड़ी है। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने कुछ नहीं कहा। होड़ बीजे परेशानी में पड़े वो अपने कमरे में जा पहुंचा था। जब तक उसके सामने कांस्टेबल सुशील शेट्टी को लाया गया तब तक लोकनाथ फैसला ले चुका था। अगर मोना चौधरी को बताता है कि महेश पाल निर्दोष है तो वो यकीनन उसे गोली मार देगी, क्योंकि इस वजह से उसका झगड़ा देवराज चौहान से हो चुका है। अगर वो महेश पाल को खामोशी से बचा लेता है तो भविष्य में ये बात मोना चौधरी को पता चलेगी तो मोना चौधरी उसे छोड़ेगी नहीं। यानी कि महेश पाल के फंसे रहने में ही उसकी भलाई है। उसका मकसद तो इस मामले से खुद को बचाना था और वो रास्ता उसे मिल गया था। लेकिन अभी बहुत कुछ करना होगा, तभी वो खुद को सुरक्षित रख पाएगा। सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। वीरेन शेट्टी के साथ चंद कदमों की दूरी पर खड़ा था। घुटने और पैरों की ठुकाई की वजह से वो ज़्यादा देर खड़ा ना हो पाया और नीचे बैठ गया। उसका चेहरा उजड़ा हुआ था। बुरे हाल में वो सहमा हुआ था। शायद आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर डाला था। बैठा है हरामी। सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी उसे घूर कर खा जाने वाले स्वर में बोला। साले को ये भी पता था कि उसकी करतूत से इंस्पेक्टर साहब फंसने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर महेश पाल फंसने जा रहा है, लेकिन फिर भी मुंह नहीं खोला कि त्यागी। लोकनाथ गंभीर स्वर में बोला। चुप रहो। सेठी को घूरता हुआ त्यागी दांत भींच कर रह गया। उस रात इंस्पेक्टर लोकनाथ ने शांत स्वर में कहा, थाने में मैं मौजूद रहा, महेश पाल भी मौजूद रहा, लेकिन तेरे द्वारा इतनी भारी गड़बड़ करने पर भी हम दोनों में से किसी को पता नहीं चला। कैसे हुआ ये सब? वो नेता की बहन तेरे को मिली कहाँ पर? सब कुछ बता। कांस्टेबल सुशील शेट्टी ने बैठे बैठे सूखे ऑटो पर जीप फेरी। उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था। वो साहब जी, कांस्टेबल शेट्टी ने डरे स्वर में कहा, उस रात 6 महीने हो गए लेकिन मुझे सब याद है। उस रात मैं गश्त करके थाने लौट रहा था कि वो औरत अपनी कार सड़क के किनारे पेड़ को मार बैठी थी। थाने से 1 किलोमीटर दूर ही ये सब हुआ। मैं उसके पास पहुंचा। वो पिए हुए थी। उसने नशे में बताया कि वो भूतपूर्व नामी नेता की बहन है। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ थाने में चले, वहाँ से उसे पुलिस गाड़ी में उसके घर भेज दिया जाएगा। इस तरह मैं उसे थाने लाया। रास्ते में वो मेरा हाथ पकड़े रही। कई बार मुझे चूमा भी। उसकी साड़ी का पल्लू कई बार गिरा और उसके कहने पर साड़ी का पल्लू मैंने उसके वक्षों पर डाला। वो नशे में थी और शरारतें कर रही थी, पूरे होश में नहीं थी। थाने तक पहुँचते पहुँचते उसने मेरा ईमान ख़राब कर दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी छेड़छाड़ से मेरी नीयत ख़राब हो गई। सब उसे ही देख रहे थे। सेठी ने सूखे ऑटो पर जीप फेर कर पुनः कहा। जब मैं उसे लेकर थाने पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर महेश पाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी नींद में सो रहे थे। आपके ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। उसे लेकर मैं चुपके से पीछे वाले कमरे में पहुंचा तो वहां किसी को भी ना पाया। कमरे में पहुंचकर वो साड़ी उतारने लगी। उसका शरीर मुझे गर्म कर रहा था, लेकिन मैं खुद पर काबू पाए हुए था। साहब जी, उसने मेरे सामने सारे कपड़े उतार दिए और मुझे बुलावा दिया। खुद वो साइड में पड़े फोल्डिंग पर लेट गई। वो वक्त ही ऐसा था कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैंने अपने कपड़े उतारे और उसकी बगल में जा लेटा। फिर वही किया जो वो करने को कह रही थी। कांस्टेबल सुशील शेट्टी ने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर पछतावा था। आगे बोल। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह उसे घूरता हुआ कह बैठा। जब सब काम निपट गया तो उसे कुछ होश आया। शराब का नशा उसके सिर से उतरा तो वो मुझ पर बरस पड़ी कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। थाने में क्यों लाया उसे? हर तरह की धमकियाँ उसने मुझे दी। मैंने उसे बहुत समझाया कि जो भी हुआ उसकी इच्छा से हुआ। मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, लेकिन वो एक ही बात कही जा रही थी कि उसे शराब के नशे में देखकर मैंने उसे बलात्कार किया। बहुत समझाया मैंने, लेकिन वो नहीं मानी। उसने साड़ी पहन ली और दरवाज़ा खोलते हुए पूरे थाने को इकट्ठा करने लगी। तब आप ही कहिए साहब जी, मेरी क्या गलती थी? मैंने जो किया वो पूरी तरह भागीदार थी उस सारे काम में। मैंने तो ज़बरदस्ती नहीं। तेरी पहली गलती ये थी कि तू उस वक्त ड्यूटी पर था, वर्दी में था और थाने में था। दूसरी गलती थी कि उसे थाने में ले आया। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने दांत भींच कर कहा। तेरी तीसरी गलती ये थी कि तू उन कमीनी औरतों को नहीं जानता जो पहले बुलाती हैं और बाद में शोर डालती हैं ताकि कोई उनकी तरफ उंगली ना उठा सके। सुशील शेट्टी सिर झुकाए बैठा रहा। आगे बोल। मैंने उसे मार दिया, गले में साड़ी लपेट कर कस दी। क्या करता? वो मेरे को बदनाम कर रही थी। मेरी वर्दी उतर जाती, नौकरी चली जाती, घर में मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मार दिया मैंने उसे और चुपचाप थाने से निकल गया। तब सब इंस्पेक्टर महेश पाल जी अपनी कुर्सी पर नहीं थे। वो बाथरूम में नहा रहे थे। मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर 2 घंटे बाद वापस थाने में आया तो वहाँ लाश मिलने की वजह से हंगामा हुआ पड़ा था। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता रहा। कांस्टेबल सुशील शेट्टी ने सिर झुका लिया। सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी और हवलदार वीरेन खामोश थे। लोकनाथ सिंह ने सिगरेट सुलगाकर दोनों को देखा। ये सब बातें किस किस को मालूम है? क्या मतलब?
मैंने पूछा है ये सब बातें किस किस को मालूम है। लोकनाथ सिंह ने उसे घूरा। मेरे और वीरेन के अलावा 2 पुलिस वालों को पता है, सब इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा। लोकनाथ सिंह उठा और टहलते हुए कश लेने लगा। वो गंभीर था, होठ बिछे हुए थे। त्यागी, तेरे को इंस्पेक्टर बनना है या सब इंस्पेक्टर ही रहना है? लोकनाथ ने ठिठक कर एकाएक उसे देखा। क्या मतलब? त्यागी हड़बड़ा उठा। जवाब दो। लोकनाथ शांत था। बनना है सर, त्यागी फौरन बोला। इंस्पेक्टर बनना है? और तेरे को? लोकनाथ ने गंभीर स्वर में वीरेन से पूछा। सब इंस्पेक्टर बनना है? हाँ सर, क्यों नहीं? लोकनाथ सिंह ने कांस्टेबल सुशील शेट्टी को घूरा। अब तेरा क्या होगा, क्या सज़ा मिलेगी, तू अच्छी तरह सोच सकता है। कांस्टेबल सेठी का चेहरा भय से निचड़ा हुआ था। बचना चाहता है? हाँ, सेठी ने मरे अंदाज में सिर हिला दिया। पूरा नहीं बचेगा, लेकिन बहुत हद तक बच जाएगा। तेरे पर बलात्कार हत्या का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, सज़ा नहीं होगी। होगी तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं तेरे को बचा लूँगा, शायद नौकरी भी बच जाए। सेठी ने अपने दोनों कांपते हाथ जोड़ दिए। ऐसा हो गया तो आप मेरे लिए भगवान बन। चुप कर, लोकनाथ कुर्राया। मेरे से हरामीपन की बातें मत कर। सब इंस्पेक्टर त्यागी और हवलदार वीरेन लोकनाथ सिंह को ही देखे जा रहे थे। लोकनाथ सिंह वापस कुर्सी पर बैठा और कष्ट लेकर कांस्टेबल सेठी से बोला, अगर बचना है तो मेरी बात सुन, समझ। आने वाले वक्त में उस पर ही चलना। कांस्टेबल सेठी ने फौरन सिर हिला दिया। कुछ पलों की सोच के बाद लोकनाथ सिंह सख्त सर में कह उठा, उस रात तू वापस आया तो महेशपाल अपनी जगह पर नहीं था। तूने मेरे कमरे में झांक कर देखा तो मैं काम में व्यस्त था। तूने मेरे लिए चाय के लिए पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस रात तेरा पेट खराब था, इसलिए तू आराम करने के लिए पीछे वाले कमरे में गया, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा तूने बंद पाया। तभी तेरे को भीतर से ऐसी आवाज़ें आई कि लगे कोई औरत चीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चीख नहीं पा रही। कांस्टेबल सेठी लोकनाथ सिंह को देखे जा रहा था। सुन रहा है? हाँ हाँ। समझ रहा है? हाँ हाँ। सब इंस्पेक्टर त्यागी और हवलदार वीरेन सतर्क से मामला समझने की चेष्टा कर रहे थे। उसके बाद तूने दरवाज़ा खटखटाया। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह पुनः शब्दों को चबाकर बोला। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भीतर से सब इंस्पेक्टर महेशपाल की आवाज़ आई। वो पूछ रहा था कि कौन है। तूने बताया मैं हूँ, तो वो बोला कुछ देर बाद आना। तूने पूछा भीतर क्या हो रहा है, तो उसने कहा ज़रूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन तू वहाँ से गया नहीं, क्योंकि तेरे को लग रहा था कि भीतर गड़बड़ है। परंतु दरवाजे पर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर महेशपाल तेरा ऑफिसर था। तू बाहर ही खड़ा रहा। उसके चुप होते ही कांस्टेबल सिटी ने सिर हिलाया। फिर आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला। तू बाहर ही खड़ा था। तूने देखा सब इंस्पेक्टर महेशपाल अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था। वो पसीने से भीगा हुआ था, सिर के बाल बिखरे हुए थे। तब तूने दरवाजे से भीतर झाँक कर देखा तो सामने ही फोल्डिंग पर साड़ी पहने औरत लेटी थी। साड़ी का किनारा गले से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें फटी और मुंह खुला था। ये देखकर तू घबरा कर बाहर आ गया। तूने महेशपाल से पूछा कि ये सब क्या है, आपने उस औरत के साथ क्या किया? मार दिया। इसे तो जवाब में उसने तेरे को धमकी दी कि अगर तूने किसी को बताया तो नौकरी से तो जाएगा ही, तेरे को ही इस मामले में फंसा दूंगा। यानी कि उसने धमकी देकर तुझे थाने से भगा दिया और कहा कि 2 घंटे बाद थाने में इस तरह आए कि उसने देखा सुना कुछ भी ना हो। तुम महेशपाल की धमकी सुनकर डर गए, थाने से भाग गए। उसके बाद थाने में आए तो औरत की लाश मिलने पर थाने में हल्ला मचा पड़ा हुआ था। तुमने कई बार सोचा कि किसी को बता सको कि यह सब इंस्पेक्टर महेशपाल ने किया, लेकिन उसकी धमकी के डर से मुंह ना खोल सके। उसके बाद भी महेशपाल तुम्हें मुंह बंद रखने की धमकी देता रहा। एक बार तो तुम्हारे सीने से रिवॉल्वर भी लगा दी, परंतु तुम्हारे मन और दिमाग पर हमेशा ही इस बात का बोझ रहा कि महेशपाल की धमकी की वजह से उसकी करतूत किसी को बता नहीं रहे। यही बात रही कि नशे में तुम्हारे मुंह से निकल गया कि महेशपाल ने उस औरत को मार दिया थाने में। ये बात सब इंस्पेक्टर त्यागी के सामने तुम्हारे मुंह से निकली। कांस्टेबल सेठी ने सिर हिलाया। सिर क्या हिलाता है? लोकनाथ गुर्राया। मुंह से बोल। समझ गया। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सब याद है। याद रखेगा तो बच जाएगा, शायद वर्दी भी बच जाए। खोपड़ी में आई बात? हाँ। कांस्टेबल सेठी के चेहरे पर बहुत हद तक राहत के भाव नजर आने लगे थे। नेता की बहन के साथ बलात्कार और हत्या किसने की? सब इंस्पेक्टर महेशपाल ने सर। सेठी सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला। मैं इस बात का गवाह हूँ सर। उसने मुझे जान से मारने और इस केस में फंसाने की धमकी दी थी, इसलिए ये बात मैं किसी को बता ना पाया। गुड, लोकनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। फिर सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी को देखा। सुना तुमने? यस सर। इसके बयान तुम्हें फिर नोट करने पड़ेंगे, गवाहों की मौजूदगी में। बाकी के 2 पुलिस वालों को समझा देना कि अब जो बयान दे रहा वही सच है। वो ना समझे तो मेरे पास ले आना, उन्हें मैं समझा दूंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा सर, त्यागी बोला, लेकिन अभी कुछ मत पूछो। सेठी को स्टोर में छोड़कर आओ। इसे कपड़े पहनने को दो, खाने को घुस दो। इसका पूरा ध्यान रखो। किसी की ड्यूटी लगा दो कि समझ गया सर। तुम दोनों जाओ, इसे छोड़कर आओ।
बाकी की बात फिर करते हैं। सब इंस्पेक्टर त्यागी और वीरेन कांस्टेबल सेठी को लेकर वहाँ से चले गए। 5 मिनट बाद ही त्यागी और वीरेन वापस आ पहुँचे। सर, सब इंस्पेक्टर त्यागी गंभीर स्वर में क्या उठा। मैं अभी तक नहीं समझा कि आप कर क्या रहे हैं। कांस्टेबल सेठी ने थाने में बलात्कार हत्या की, लेकिन आप उसे बचा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर महेश पाल निर्दोष है और आप उसे फंसा रहे हैं। ये तो गलत बात है। तुम इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहते? लोकनाथ के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। क्यों नहीं बनना चाहता? उसने फ़ौरन कहा। और तुम? हवलदार वीरेन फ़ौरन क्या उठा। मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। गुड, लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि तुम दोनों वही करो जो मैं कहता हूँ। दोनों इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को देखते रहे। लोकनाथ वीरेन से बोला, 2 दिन पहले तुम हैंड बैग झपट मार का केस लाए थे और एक युवती को भी लाए थे कि याद है सर? वो युवती और कोई नहीं, इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी थी। मोना चौधरी? हवलदार वीरेन के साथ त्यागी भी चौंका। मोना चौधरी इस थाने में आई थी सर? हाँ, और हवलदार वीरेन, तुमने तो देखा ही था कि मोना चौधरी मेरे को चोट पहुंचाकर यहाँ से निकल रही थी, लेकिन तुमने उसे रिवॉल्वर के दम पर रोक लिया, लेकिन मेरे कहने पर उसे जाने दिया। हाँ सर, जाने से पहले वो कमरा बंद करके आपसे बात करती रही, वीरेन बोला। हाँ, लेकिन तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताया कि क्या बात है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे बताना पड़ रहा है कि मोना चौधरी ने थाने में मुझे क्या कहा। तुम उसे इत्तेफाक से यहाँ ले आए थे, जबकि वो मेरे पास आ ही रही थी। लोकनाथ सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल सब इंस्पेक्टर महेश पाल के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। क्या? हाँ, वो अंडरवर्ल्ड के लोगों की सहायता करता है। वर्दी पहनकर कानून से वर्दी से धोखा कर रहा है, जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है। मोना चौधरी से मुझे पता चला कि वो शहर में हुए 2 बम ब्लास्ट में शामिल रहा है। अपराधियों की उसने सहायता की है। ऐसे कई काले कारनामे कर चुका है। मुझे विश्वास नहीं आ रहा सर। सब इंस्पेक्टर सूरज त्यागी व्याकुलता से हक्के बक्के स्वर में बोला। विश्वास दिलाने के लिए मैं हूँ, बातों से ही नहीं, आंखों से भी तुम लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। सर, आप मोना चौधरी के बारे में बता रहे थे कि? हाँ, सब बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर महेश पाल के संबंध देवराज चौहान जैसे नामी डकैती मास्टर से भी है। वो कई बार देवराज चौहान की सहायता कर चुका है डकैती में। लोकनाथ ने बारी बारी दोनों की आंखों में देखा। महेश पाल देवराज चौहान और मोना चौधरी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वर्दी पहनकर ये काम करता है, पहचाना नहीं जाता। जबकि देवराज चौहान और मोना चौधरी पहचाने तो जाते हैं कि वो फला फला काम गलत कर रहे हैं। महेश पाल का वास्ता देवराज चौहान से भी है? त्यागी ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, कोई सबूत तो होगा आपके पास इन बातों का? सिर्फ कहने भर से सच नहीं होगा सर, सबूत भी है। मेरी बात सुनते रहो, तब समझ जाओगे कि मैं क्यों महेश पाल को फंसाना चाहता हूँ। वो है ही इस काबिल कि लंबा अंदर चला जाए। उसका बाहर रहना जनता के लिए खतरनाक है। लोकनाथ सिंह ने अपनी आवाज़ में गंभीरता भर ली थी। उस दिन थाने में मुझे मोना चौधरी ने मारा, उसे महेश पाल ने भेजा था, इसलिए कि मैं थाने में हुई हत्या और बलात्कार का जुर्म अपने सिर पर ले लूँ, उस पर कोई आँच भी ना आए। मैंने ऐसा करने पर मना कर दिया तो वो मेरी ठुकाई करने लगी। इसमें दो राय नहीं कि मोना चौधरी खतरनाक है, उसका मुकाबला कर पाना आसान नहीं। फिर आपने क्या किया? सब इंस्पेक्टर त्यागी ने पूछा। मैंने उससे वक्त मांगा। मोना चौधरी के चले जाने के बाद इस बारे में बहुत सोचा कि क्या करूं, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि महेश पाल बड़ा मगरमच्छ है। उसने कई बड़े बड़े कांड किए होंगे। मुझे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करना चाहिए। उसी दिन रात को मुझे देवराज चौहान ने फ़ोन किया। डकैती मास्टर देवराज चौहान ने? वीरेन के ऑटो से निकला। हाँ। त्यागी और वीरेन हैरानी में फंसे लोकनाथ की बातें सुन रहे थे। क्या बोला वो? उसने भी मुझे मोना चौधरी की तरह धमकी दी कि महेश पाल पर कोई इल्ज़ाम आया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। देवराज चौहान ने मेरे को कहा कि सारा इल्ज़ाम मैं अपने सिर पर ले लूँ। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं देवराज चौहान से बोला कि यह इल्ज़ाम मैं किसी दूसरे पुलिस वाले पर लगा दूंगा। महेश पाल को कुछ नहीं होगा, वो निश्चिंत रहे। साथ ही मैंने कहा कि मैं उससे और मोना चौधरी से मिलना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, वक्त वक्त पर उनके काम आकर। पहले तो देवराज चौहान ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, परंतु मेरे बहुत ज़ोर देने पर बोला कि मोना चौधरी मुझे फ़ोन करेगी, इस बारे में जो बात करनी है उससे ही करूँ। मोना चौधरी का फ़ोन आया? वीरेन ने बेचैनी से पूछा। हाँ, 2 घंटे पहले ही आया। मेरे बहुत कहने पर मोना चौधरी इस काम के लिए तैयार हुई। फिर कहा कि मैं फला जगह पर सोहान लाल नाम के व्यक्ति के फ्लैट पर सुबह 11 बजे पहुंच जाऊं। वहां पर वो भी होगी, देवराज चौहान और महेश पाल भी होंगे। बाकी बातें वहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उसने मुझे किसी जगह पर मिलने का टाइम दे दिया कि वहाँ से इकट्ठे उस फ्लैट पर चलेंगे। मतलब कि मोना चौधरी सुबह आपको कहीं मिलेगी? हाँ। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। अब आपने क्या सोचा सर? सब इंस्पेक्टर त्यागी पहलू बदल कर बोला। मैं चाहता हूँ तुम दोनों तरक्की करो। लोकनाथ सिंह सोच भरे गंभीर स्वर में कह उठा। कांस्टेबल सेठी को गवाह बना। महेश पाल जैसे इंसान का जिंदा रहना ठीक नहीं।
जो वर्दी की आड़ में अंडरवर्ल्ड के लोगों का साथ दे रहा है, उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। सेठी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खतरनाक सब इंस्पेक्टर महेश पाल है। वीरेन ने त्यागी को देखा, फिर लोकनाथ से बोला, ये सब होगा कैसे सर? आप करना क्या चाहते हैं? कुछ पल सोचने के बाद इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह गंभीर स्वर में क्या उठा, हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए, कानून के लिए और जनता के लिए करेंगे। कल एक ही फ्लैट पर देवराज चांद, मोना चौधरी और महेश पाल इकट्ठे हो रहे हैं। इत्तेफाक से घर का भेदी बनकर मैं भी वहाँ आऊँगा। जब तक मैं वहाँ आऊँगा तुम लोगों ने कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को भी गोली लग सकती है। दोनों लोकनाथ को देखे जा रहे थे। तुम दोनों चंद खास पुलिस वालों को लेकर वहाँ घेरा डालोगे, इस तरह की किसी को इस बात का आभास ही ना हो सके। ये काम वहाँ पर सुबह 9 बजे तक हो जाना चाहिए। लेकिन वो फ्लैट कहाँ पर है? फ्लैट के बारे में भी बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि उस जगह पर रेड कैसे करनी है। देवराज चौहान, मोना चौधरी और महेश पाल को ख़त्म कैसे करना। ध्यान रहे मुझे कोई गोली ना लगे। अब सुनो, तुम लोगों ने कल सुबह काम कैसे करना है। इसके बाद लोकनाथ उन्हें घेराबंदी के बारे में समझाने लगा। 15 मिनट तक लोकनाथ ही बोलता रहा, वे सुनते रहे। लोकनाथ सिंह खामोश हुआ तो वहाँ गंभीरता छा चुकी थी। इस तरह तो हम सारा मामला संभाल लेंगे, हवलदार वीरेन ने कहा। कम से कम 20 पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ेगी, सब इंस्पेक्टर त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। वो इंतज़ाम हो जाएगा। थाने में जो विश्वासी लगे उन्हें साथ ले लेना, बाकी का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, इस सारे काम में कहीं भी लापरवाह मत होना। त्यागी और वीरेन की नज़रें मिली। काम खतरनाक है, त्यागी ने धीमे स्वर में कहा। खतरनाक क्यों नहीं होगा? लोकनाथ ने दोनों को देखा। तरक्की पाने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ता है, दूसरों को तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता। तुम दोनों किस्मत वाले हो कि ऐसा बढ़िया मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर महेश पाल को ख़त्म करना है, वो गद्दार है। अगर जिंदा हाथ आ जाए तो परवाह नहीं। उसके बाद देवराज चौहान और मोना चौधरी को निशाने पर लेना है, उन्हें ख़त्म करना है। ये काम सफलतापूर्वक हो गया तो तुम दोनों का सिफारिशी पत्र मैं खुद लेकर कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा। तुम दोनों को तरक्की मिले, इसकी मैं हर संभव कोशिश करूँगा, और वादा करता हूँ कि महीने के भीतर ही तुम दोनों इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन सको। हवलदार वीरेन मुस्कुराया। त्यागी ने गहरी सांस ली। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये मामला खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड के शातिर लोग इसमें हैं। त्यागी, लोकनाथ गंभीर स्वर में बोला, ये काम कर लोगे कि नहीं? कर लूँगा, हर तरफ सोचना पड़ता है, इसलिए मुझे देखो। लोकनाथ सिंह ने गंभीर नज़रों से उन्हें देखा। मैं तो उस वक्त उन लोगों के बीच खड़ा हूँगा जब तुम लोगों की बाहर घेराबंदी हुई होगी। वो लोग किसी बात को लेकर मुझ पर शक कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं घबरा रहा। मेरा देश पहले है मेरे लिए, बाकी सब कुछ बाद में। फ़र्ज़ की खातिर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं मुझे। दोबारा फिर जन्म लेकर इसी थाने में इंस्पेक्टर बनूँ, यही मेरी तमन्ना होगी। इंसान की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। फ़र्ज़ को अंजाम देने की भावना मन में हो तो फिर कौन सा काम नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं सर। त्यागी लोकनाथ सिंह से प्रभावित दिखा। वर्दी पहनने के बाद मेरा डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मैंने अपनी ड्यूटी शुरू की थी। अगर तुम दोनों को ज़रा भी शक है तो इस काम को संभालने में चूक सकते हो। तो मैं, ऐसी बात नहीं सर, त्यागी कह उठा। सब ठीक ठाक निपट जाएगा। सोच लो, वहाँ मैं भी होऊंगा। कहीं तुम लोगों की गोली मेरे को, ऐसा नहीं होगा सर। गुड, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। लोकनाथ ने नई सिगरेट सुलगा ली। रात हो चुकी है, बाकी के वक्त में तुम दोनों को कल सुबह के लिए तैयारी करनी है। तुम दोनों के सामने बहुत बड़ा काम पड़ा है। सब काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कांस्टेबल सेठी का वो बयान नोट करो जो मैंने समझाया है। 2-4 गवाहों के सामने नोट करना। पहले वाला मामला फाड़ देना और उन 2 पुलिस वालों को भी समझा देना जो पहले मामले में पास में मौजूद थे। कह देना कि तब कांस्टेबल सेठी शराब पिए हुए था, अब वो होशोहवास में बयान नोट करवा रहा है। जी। त्यागी उठ खड़ा हुआ। बयान पूरा होने पर सारे कागज़ मेरे हवाले कर देना। वो फाइल मैं रातों रात कमिश्नर साहब के पास भेज दूंगा, क्योंकि कल देवराज चौहान, मोना चौधरी और महेश पाल का निशाना लेने में कहीं चूक भी हो सकती है। समझ गए सर? जाओ, मैं यहीं पर तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। बयान नोट करके मेरे हवाले करो और कल के काम की तैयारी करो। ये बात खुलने ना पाए कि कल हम क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है महेश पाल की तरह थाने में कोई दूसरा भी मोना चौधरी और देवराज चौहान का खबरी हो। ऐसा हुआ तो वो वक्त से पहले ही हमें मार देंगे। त्यागी और वीरेन बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। अब उसकी गर्दन मोना चौधरी के हाथों बच जाएगी। हो सकता है कल मोना चौधरी ही ना रहे। महेश पाल की तरफ उंगली उठाई थी तो मोना चौधरी की नज़रों में महेश पाल गुनहगार ही रहना चाहिए, वरना वो उसकी गर्दन पकड़ लेगी। बहरहाल उसे तसल्ली थी कि कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह मोना चौधरी से तयशुदा जगह पहुंचा। 10:30 बज रहे थे। वो वहां से टैक्सी पर बैठे और सोहनलाल के फ्लैट पर पहुंचे। टैक्सी बाहर ही छोड़ दी। किराया चुकता करके वे भीतर प्रवेश कर गए। लोकनाथ सिंह, जो कि पूरे रास्ते में चुप सा ही लग रहा था, वो बोला, मुझे डर लग रहा है मोना चौधरी। क्यों?
देवराज चौहान कल बहुत गुस्से में था जब मेरे पास आया था। उसने स्पष्ट कहा था कि अगर तुमने सोहनलाल के फ्लैट का रुख किया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। लोकनाथ सिंह ने आवाज़ में घबराहट भर ली थी। देखते हैं, मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता भर आई थी। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही? मैं तुम्हारी बात को मजाक नहीं समझ रही, बल्कि ये बात मुझे मजाक जैसी लग रही है कि देवराज चौहान इस तरह मुझे मारेगा। वही कह रहा था, आप पहुँचे हैं, देख लेना। मोना चौधरी की आवाज़ में अजीब से सख्त भाव उभर चुके थे। तुम भीतर जाओ, मुझे यहीं छोड़। साथ रहोगे तुम मेरे। मैंने तुम्हें और महेश पाल को आमने सामने कराना है। मोना चौधरी ने आसपास देखते हुए कहा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सच। मैं सच कह रहा, मालूम हो जाएगा। तुम्हें ये बात की पड़ी है और मैं देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर की सोच रहा। उसके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। रिवॉल्वर लाए हो मेरे लिए? हाँ। लोकनाथ सिंह ने रिवॉल्वर निकाली और मोना चौधरी को थमा दी। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर कपड़ों में फंसा ली। बांकेलाल राठौर सोहनलाल और सब इंस्पेक्टर महेश पाल के साथ सोहनलाल के फ्लैट पर 10 बजे ही पहुँच गया था। सोहनलाल और बांकेलाल राठौर गंभीर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला। सब इंस्पेक्टर महेश पाल सारे हालातों से वाकिफ़ हो चुका था और घबराया हुआ था। थारो कारणों से मारो पल्लो मुसीबतों पड़ो। बांकेलाल राठौर ने उखड़ी नज़रों से महेश पाल को घूरा। थारो वजह से ही देवराज चौहान और मोना चौधरी में झगड़ा होने जा रहे हो। मुझे क्या पता था कि थारो का मारे को भी हवा ना लागो कि इतनो गड़बड़ हो जाए। पता होगा तो थारे को उंगली ना पकड़ने दो। महेश पाल ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। अभी भी बता दो कि तन्ने ही बलात्कार हत्यो करो। सच बता दो तो कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। महेश पाल यकीन दिलाने वाले स्वर में क्या उठा। वो मारे को लगो तभी तो थारे को बचायो। बांकेलाल राठौर गहरी सांस लेकर क्या उठा। सोहनलाल ने सोफे पर बैठे बैठे पहलू बदला और गोली वाली सिगरेट सुलगाई। तुम तूतनी फूको, आगों के बारे में भी सोचोगे? नहीं, सोचने को कुछ नहीं है, जो है सामने आ जाएगा। सोहनलाल गंभीर था। जब वो सामने ही आ गया तो सोचने को बचो ही का। देवराज चौहान ने यहाँ आने को कहा था। हाँ बोलो, 11 बजे इधर ही। तभी कॉल बेल बजी। दोनों की नज़रें मिली। देखते ही देखते उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली। सब इंस्पेक्टर महेश पाल का चेहरा फक पड़ गया। हम देखो, बांकेलाल राठौर खतरनाक स्वर में कहते हुए उठा और रिवॉल्वर संभाले दरवाजे के पास पहुंचा। कौन हो वे? मैं। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। बांकेलाल राठौर ने सावधानी से दरवाज़ा खोला। सामने देवराज चौहान और जगमोहन खड़े थे। वो भीतर आए तो उसने पुनः दरवाज़ा बंद कर दिया। जगमोहन ने वहाँ नज़र दौड़ाने के बाद पूछा, मोना चौधरी नहीं आई? आ जावे। बांकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। थारे को का जल्दी हो वो उससे मिलने वास्ते? देवराज चौहान को जल्दी है, जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर कहा और सोहनलाल की तरफ बढ़ गया। बांकेलाल राठौर देवराज चौहान के पास आते क्या उठा। मारी तो समझ में ना आवे कि थारे को का जरूरत पड़ो इसो मामलों में टांग फंसाने को। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया और सिगरेट सुलगाते हुए कह उठा। सोहनलाल को मोना चौधरी की वजह से अपने घर से जाना पड़ा, कहीं और छिपना पड़ा। तो ये गलत बात है। इसका मतलब बात आगे बढ़ चुकी है, वरना सोहनलाल को जाना ना पड़ता। यो थारी सोच होवे, हम तो यो ना सोचो हो। बांकेलाल राठौर ने अपनी पूंछ के कोने को उंगली लगाते हुए सोच भरे स्वर में कहा। मोना चौधरी को महेश पाल से बात करना हो, वो इंस्पेक्टर लोकनाथ हो और उसे आमने सामने करना चाहो कि पता लगो कि कौन असली गड़बड़ वाला होवे। एक वो लोकनाथों के साथों आवे, इधर यो भी पासो ही होवे। दोनों में बातों करा दो, किधर भी टेंशन नहीं होवे। देवराज चौहान ने बांकेलाल राठौर को देखा। कहा, देखो तम मारे को, मैंने कल इंस्पेक्टर लोकनाथ से स्पष्ट कहा था कि वो मोना चौधरी से कह दे कि सोहनलाल की तरफ रुख ना करे। देवराज चौहान का स्वर शांत था। ऐसे में वो लोकनाथ के साथ आती है तो कौन हो, फर्क नहीं पड़ो। बांकेलाल राठौर ने हाथ हिलाकर कहा। हम सब देख लो, तुम चुप होकर एक तरफ बैठो के सब देखो। ये मामलो मामूली होवे, थारी इधर को जरूरत ना होवे। बांके ठीक कहता है, सोहनलाल कह उठा। ये कोई ऐसा मामला नहीं कि तुम्हें मोना चौधरी के सामने खड़े होने की ज़रूरत पड़े। उस इंस्पेक्टर और ये महेश पाल की आमने सामने बात करा देंगे। मोना चौधरी ठीक ही तो कह रही है कि इस तरह की बातों से यह स्पष्ट हो सकता है कि दोनों में जुर्मी कौन है। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए सोहनलाल को देखा। मेरे ख्याल में हम लोग बेकार के मामले में फंस रहे हैं। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। मोना चौधरी ने भी यूं ही खुद को इस मामले में डाल दिया और हम भी बेकार में इस मामले को उठा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि दोनों पुलिस वालों को खुला छोड़ दिया जाए, खुद ही अपने मामले का फैसला कर लेंगे। तम सोलो आना ठीक हो बोलो, वो मुझे मार दें। महेश पाल सूखे ओटो पर जीप फेर कर बोला। उसके पास पहचान वाले ऐसे बदमाश है जो मेरे पीछे लगकर मेरी जान लेकर ही रहेंगे। लोकनाथ नंबरी हरामी है। थारों का पूरा जन्मों का ठेका ले लियो हमने, मारे को भी काम होवो कि ना। बांकेलाल ने उसे देखकर सख्त स्वर में कहा। थारों को गोदी में लेकर हो, किधर किधर भागो हम।
महेशपाल घबराहट भरी नज़रों से उसे देखता रहा। देवराजो, बांकेलाल राठौर ने फैसले वाले स्वर में कहा, तुम चुप रहियो, इस मामले में ना बोलो। ठीक है, देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर तुम लोग ये मामला संभाल लो तो मुझे खुशी होगी। सब ठीक हो जाए, तुम चैनों से इधर बैठो। और तभी कॉल बेल बजी। पलों के लिए वहाँ चुप्पी ठहरी। सबकी नज़रें मिली। बांकेलाल राठौर ने जेब में रखी रिवॉल्वर को थपथपाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर किसी को अगले पलों का इंतजार था कि दरवाजे के पार आने वाला कौन है। कौन है ओए? बांके, मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। बांकेलाल राठौर ने सतर्कता से दरवाज़ा खोला। आगे मोना चौधरी और पीछे इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को देखा। तम मारे को इतने प्यार से न को पुकारो। बांकेलाल राठौर एकाएक मुस्कुराकर बोला, मारो दिल जोरों से धड़को, वो फट जाए तो मारी तो जान गियो। मोना चौधरी मुस्कुराई। अभी तक पहले की तरह जवान हो, तम तो मारी जवानी को भी नजरों लगाओ। बांकेलाल राठौर ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। तम तो पहले की तरह जवानों हो, खूबसूरतों भी। यूँ तो मारो इरादो ब्याह करने को ना होवे। गुरदासपुरों में ही ब्याह से दिल टूट गयो। फिर भी तुम राजी होवे तो हम थारी बातों पर सोच लियो कि ब्याह करणो है कि नहीं। बांके, मोना चौधरी के होठों पर शांत मुस्कान थी। अभी मेरा इरादा शादी करने का नहीं है। थारी मर्जी, आवो भीतर को, यो बाराती तक पहले से ही ले आवो। बांकेलाल राठौर का इशारा इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह की तरफ था। ये कौन हो वो? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह, समझो। मोना चौधरी ने भीतर आने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि तभी फायर की तेज़ आवाज़ हुई। गोली बाहर से आई थी और मोना चौधरी के कंधे को गर्म हवा देती हुई दरवाजे में धंसी। बचो, बांकेलाल राठौर के होठों से निकला। उसी पल मोना चौधरी ने भीतर छलांग लगा दी। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह हड़बड़ाए से भागा भीतर आ गया। वो समझ गए कि उसके साथी पुलिस वालों ने बेवकूफ़ी कर दी है। मोना चौधरी को सामने पाकर वे खुद पर काबू नहीं रख सके और गोली चला दी। बांकेलाल राठौर ने फौरन दरवाज़ा बंद किया। वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध सा रह गया था। गोली चलने की तो अभी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी, फिर गोली किसने चलाई? मोना चौधरी नीचे से उठी। उसके चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। मौत भरे सन्नाटे में उसकी निगाह बारी बारी सब पर जाने लगी। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, बांकेलाल राठौर, सब इंस्पेक्टर महेशपाल और इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को देखा। सब उसे ही देख रहे थे। तम तो अपनों साथों अपनों दुश्मन भी ले आयो। बांकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा यहाँ ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो इस तरह मुझ पर गोली चलाकर मेरी जान लेने की कोशिश करे। मोना चौधरी गुर्रा उठी। फिर थाड़ो स्वागत कौन करो? बांकेलाल राठौर होठ पीछे चिंता भरे स्वर में कह उठा। ये। मोना चौधरी की निगाह इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह पर जा टिकी। सब चौंके। देवराज चौहान पहले से ही होठ पीछे लोकनाथ को देख रहा था। मैं? हड़बड़ा उठा लोकनाथ, घबराहट चेहरे पर आ ठहरी। ये तो तुम्हारे साथ आया है, जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में कहा। आया तो मेरे साथ है, लेकिन हरामी कहीं भी कोई भी हो सकता है। मोना चौधरी ने खतरनाक निगाहों से लोकनाथ सिंह को देखते हुए कहा, तुम लोगों में से कोई भी इस तरह मेरी जान लेने की चेष्टा नहीं करेगा। यह सब इंस्पेक्टर तुम लोगों के पास था, इसलिए इसे मेरे खिलाफ जाल बिछाने का मौका नहीं मिल सकता। अब सिर्फ यही बचता है जो हर तरफ से आज़ाद था और कुछ देर पहले ही मुझे मिला है। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह कांप उठा। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़कर नाल ठीक उसके दिल वाले हिस्से पर रख दी। लोकनाथ की आंखों में आतंक भर उठा। मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो तेरी सहायता कर रही थी, तेरे लिए काम कर रही थी। फिर तूने मेरी जान लेने के लिए घेरा क्यों डलवाया? कौन है बाहर? पुलिस वाले या किराए के बदमाश? मोना चौधरी के सर में ऐसे भाव थे कि लोकनाथ की हड्डियों में भी सिहरन दौड़ती चली गई। भय से चेहरा निचुड़ गया था। लोकनाथ के सूखे होंठ हिले, शब्द नहीं निकला। गोली तेरे दिल में उतर रही है लोकनाथ। मोना चौधरी दांत किटकिटा उठी। अब मुझे माफ़ कर दो मोना चौधरी, मैं गलती कर। बाहर कौन है? मोना चौधरी ने नाल का दबाव बढ़ाकर दांत पीसे। पुलिस वाले। क्यों, मेरी जान लेने? तभी देवराज चौहान पास आया। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। ऐसे भेड़िए हम लोगों को कहीं भी मिल सकते हैं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, यह तुम्हारा मामला है, क्या तुम अब भी इसकी बात सब इंस्पेक्टर महेशपाल से कराना चाहोगी? नहीं, यह हरामी है, मैं इसके लिए कोई काम नहीं कर सकती। मोना चौधरी गुर्राई। अब हमारे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द को चबा कर कहा। हमारे जाने के बाद तुम इसके साथ कैसे भी व्यवहार करो, हमें कोई मतलब नहीं। बेहतर होगा कि सोहनलाल के फ्लैट पर शोर शराबा ना करो। जो करना है यहाँ से दूर जाकर करो। मोना चौधरी देवराज चौहान को घूरती रही। जो हो वो भलों के वास्ते ही होवे, ये ना होवे तो हो सके मारो में झगड़ा पैदा हो जातो। एव तो बाल थारो मैदान में हो वो मोना चौधरी, मारी जानो की नमस्तों को स्वीकारो। वे लोग जाने की तैयारी करने लगे तो मोना चौधरी ने देवराज चौहान से कहा, इस तरह बाहर मत जाना, बाहर पुलिस वाले हम लोगों का निशाना लेने की ताक में है। मेरे ख्याल में इस हरामी लोकनाथ ने 2-4 मेडल लेने के लालच में यह घेराबंदी की है। बाहर निकले तो वो हमारा निशाना ले लेंगे। देवराज चौहान ने खतरनाक निगाहों से लोकनाथ को देखा। लोकनाथ को स्पष्ट नजर आ रहा था कि अब वो बच नहीं सकेगा।
कितने पुलिस वाले हैं बाहर? देवराज चौहान के दांत भिजे पड़े थे। 14। लोकनाथ के होंठों से खतरनाक स्वर निकला। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नजरें मिली। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर लोकनाथ के सिर के बाल पकड़े और दरिंदगी से कहा, चल बाहर। अपने आदमियों से कहे कि गोली न चलाएं। अगर गोली चली तो हम तेरे को भून देंगे, समझा? इंस्पेक्टर लोकनाथ ने कठिनता से गर्दन हिलाई। जगमोहन। देवराज चौहान के पुकारने पर जगमोहन फौरन बाहर आया। इसे बाहर ले चल। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और लोकनाथ की बाँह पकड़कर नाल उसकी पीठ पर लगा दी। चल। लोकनाथ आगे पीछे उसकी पीठ पर नाल लगाए जगमोहन था और उसके पीछे बाकीलाल राठौर, सोहन लाल, देवराज चौहान, मोना चौधरी थे। देवराज चौहान ने भी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। महेश पाल के चेहरे पर राहत के भाव थे कि वो निर्दोष साबित हो गया है। दरवाज़ा खोलकर जगमोहन लोकनाथ को कवर किए बाहर निकला और रुक गया। बोल। लोकनाथ ने गले में फंसी थूक निकली और सूखे होठों पर जीभ फेर कर ऊंचे स्वर में बोला, तो त्यागी। परंतु जवाब में कोई सामने नहीं आया। तो त्यागी। लोकनाथ और भी ऊंचे स्वर में चिल्लाया। चेहरा फक था। हाँ। कुछ दूर एक दीवार की ओर से आवाज़ आई, फायरिंग मत करना, सबसे कह दे, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। किसी पर गोली नहीं चलानी है। क्यों? मैं खतरे में हूँ, तेरे को नज़र नहीं आ रहा? लोकनाथ पागलों की तरह चिल्लाया। ठीक है। उसके बाद शांति छा गई। सब सतर्क थे। रिवॉल्वरें उनके हाथों में थी। ये सब कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे थे और सोहनलाल सोच रहा था कि अब उसे ये फ्लैट भी छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वे लोग अपनी अपनी कारों में जा बैठे। मोना चौधरी लोकनाथ को अपनी रिवॉल्वर के निशाने पर लेकर महेश पाल को भी साथ लेकर कुछ दूर मौजूद पुलिस वालों की कार पर जा बैठी थी। स्टीयरिंग पर महेश पाल को बिठाकर उसे कार आगे बढ़ाने को कहा था। त्यागी, वीरेंद्र और अन्य पुलिस वाले बेबस से ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके हाथ बन चुके थे कि वे कुछ करते हैं तो इंस्पेक्टर लोकनाथ की जान जाएगी। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और बांकेलाल राठौर कारों पर चले गए थे। सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने भी पुलिस कार आगे बढ़ा दी। 1 घंटे बाद मोना चौधरी के कहने पर महेश पाल ने पुलिस कार को सड़क से उतारकर सुनसान इलाके में पेड़ों झाड़ियों के बीच ले जा रोका। हर तरफ सुनसानी दियाँ। लोकनाथ को अपनी मौत आंखों के सामने नाचती नजर आ रही थी। ऐसे मौके पर भी वो अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि कोई शतरंजी चाल सोचकर खुद को बचा सके। मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी के भाव स्पष्ट नाच रहे थे। कार रुकते ही उसने दरवाज़ा खोलते हुए लोकनाथ को धक्का दिया तो वह कच्ची ज़मीन पर लुढ़कता चला गया। महेश पाल गंभीर था। उसे महसूस हो चुका था कि अब लोकनाथ के साथ मोना चौधरी जो भी करेगी बुरा करेगी। मोना चौधरी भी रिवॉल्वर थामे बाहर आ गई। महेश पाल बाहर निकलकर कार के साथ खड़ा हो गया। एक बार की तो उसके मन में आया कि वो लोकनाथ को बचाने की चेष्टा करे, परंतु ये सोचकर उसने अपना इरादा छोड़ दिया कि लोकनाथ ने उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। पहले उसे मारने के लिए बदमाश पीछे लगा दिए, अब मोना चौधरी को उसके पीछे डाल दिया था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि उसे बचाने वाले लोग हिम्मत वाले निकले, वरना वो तो गया था। तेरे जैसे एहसान फरामोश बहुत कम मिलते हैं। मोना चौधरी गुर्रा उठी। मैं तेरे को बचा रही थी और तू मुझे माफ़ कर दो। लोकनाथ जल्दी से सूखे स्वर में कह उठा। ये सब देवराज चौहान का किया धरा है। देवराज चौहान का? मोना चौधरी ने खा जाने वाले स्वर में कहा। हाँ, कल वो जब मेरे पास आया तो मुझे धमकी देकर गया था कि कल मोना चौधरी सोहनलाल के फ्लैट पर आएगी। तूने वहाँ पुलिस वालों का घेरा डलवा देना है। जब वो आए तो उसे शूट कर दिया जाएगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरे बीवी बच्चों को मार देगा। उसकी इस धमकी में दम था। मुझे ऐसा करना पड़ा। बहुत खतरनाक है देवराज चौहान, वरना मैं तुम्हारी जान क्यों लूँगा? तुम तो मुझे बचा रही। बकवास करता है तू। देवराज चौहान हो, मैं सच कह रहा हूँ। जब तुमने सोहनलाल के फ्लैट पर मेरे से पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तभी देवराज चौहान आकर तुमसे बात करने लगा था। उसे डर था कि कहीं मैं सच बात ना तुमसे कह दूँ। लोकनाथ एक ही सांस में कहे जा रहा था। सुबह मैंने तुम्हें यह बात बताने की कोशिश की, परंतु हिम्मत न जुटा पाया, ये सोचकर कि कहीं देवराज चौहान मेरे बीवी बच्चों की जान न ले लो। कितना मजबूर हो गया था मैं उसकी बात मानने। झूठ बोल रहे। किसी की भी कसम ले लो मोना चौधरी, मैं सच कह रहा हूँ। लोकनाथ ने आंखों में आंसू भर लिए। इस वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर का झूठ बंडल में बांधकर मोना चौधरी के कदमों में रख सकता था। मोना चौधरी रिवॉल्वर निकालकर उसे घूरने लगी। लोकनाथ ने आंसू पहुँचे और सीधा होकर बैठ गया। अगर तुम सच कह रहे हो तो सुबह सोहनलाल के फ्लैट तक पहुँचने तक ये बात मुझे बताकर मुझे सतर्क बोला तो। मैंने कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं इकट्ठी कर सका। सामने देवराज चौहान था और ये बातें कहकर तुम बच नहीं सकते। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम बच्चे नहीं हो जो हिम्मत नहीं इकट्ठी कर सके। पुलिस के बड़े ऑफिसर हो। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने टिकट दबा दिया। गोली चलने का तीव्र धमाका हुआ। गोली लोकनाथ के माथे पर लगी। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो कई पलों तक खड़ा ही खड़ा लहराता रहा, फिर नीचे गिर गया, ज़मीन पर लुढ़क गया। यह देखकर महेश पाल की आंखों में डर भर उठा। मोना चौधरी रिवॉल्वर थामे पलटी और महेश पाल को खैर भरी नज़रों से देखा।
मैंने कुछ नहीं किया। तुम उन लोगों के साथ रहे, बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खास तौर से देवराज चौहान। मोना चौधरी गुर्राई। उसके दांत भिज चुके थे, आंखों में आंख थी। मुझे क्या मालूम? देवराज चौहान को तो मैंने तुम्हारे आने से पहले कुछ पहले ही देखा था। वो घबरा कर बोला। मुझे उन लोगों का पता ठिकाना चाहिए। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे आने से पहले देवराज चौहान अपने साथी के साथ आया था। वो सोहनलाल के पास जा बैठा था, उनसे 2 कदम की दूरी पर बैठा था। तब सुना वो सोहनलाल से कह रहा था कि आज कल में वो काशीपुर गांव जा रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। घबराया सा वो कह उठा। काशीपुर गांव? वहाँ क्या है? मुझे क्या पता? महेश पाल जल्दी से बोला। मुझे मत मारना, मैंने तो तुम्हारे खिलाफ़ कभी कुछ किया नहीं। आज पहली बार देखा है तुम्हें। मैं काशीपुर गांव के बारे में बताओ कि वे और क्या बात कर रहे थे। और नहीं सुना मैंने। तभी बेल बज गई थी, बाहर से तुमने कॉल बेल बजाई थी। मोना चौधरी ने दांत भींचे रिवॉल्वर वापस कपड़ों पर छिपा लिया। यह देखकर महेश पाल की आंखों में राहत नजर आई। जाओ, दोबारा कभी मेरे रास्ते में ना आना। महेश पाल ने फौरन सहमति से सिर हिला दिया। काशीपुर गांव का किसी के सामने जिक्र मत करना, वरना मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। मोना चौधरी का स्वर सख्त था। घबराया सा महेश पाल कार के पास से हटा और हड़बड़ाया सा सड़क की तरफ तेजी से बढ़ गया। मोना चौधरी कठोर नज़रों से महेश पाल को देख रही थी, लेकिन उसकी सोचें देवराज चौहान और काशीपुर गांव की तरफ दौड़ रही थी। देवराज चौहान ने लोकनाथ को मोहरा बनाकर उसे शूट करवाने की चाल चली थी। उसने तय कर लिया कि देवराज चौहान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात तो उसने एक बार भी इसलिए नहीं सोची कि लोकनाथ झूठा भी हो सकता है। इसलिए नहीं सोची कि सामने देवराज चौहान था और उसे पूरा विश्वास था कि देवराज चौहान ने उसे मारने के लिए यह हरकत अवश्य की होगी। अपने दिमाग पर बिछी देवराज चौहान के प्रति गुस्से की चादर हटाकर देखती तो अवश्य ये बात महसूस होती कि लोकनाथ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। लेकिन देवराज चौहान के सामने देखकर उसका गुस्सा हमेशा ही बढ़ जाता था। ऐसे में अब वो कैसे वो सोचती? मोना चौधरी को यह भी याद ना आया कि फ़कीर बाबा ने कहा था कि लोकनाथ हर जन्म में उन दोनों में लड़ाई पैदा कर देता है। सब कुछ भूलकर देवराज चौहान को ख़त्म करने की सोचते हुए वो सड़क की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी सड़क पर पहुंचकर पैदल ही सड़क के किनारे एक तरफ बढ़ने लगी थी। सब इंस्पेक्टर महेश पाल वहाँ नहीं था। यकीनन उसे किसी वाहन से लिफ्ट मिल गई थी। मोना चौधरी देवराज चौहान के बारे में सोच रही थी कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ जगमोहन, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और सराव भी है। ऐसे में वे लोग वक्त आने पर उस पर भारी पड़ सकते हैं। मोना चौधरी को महाजन और पारसनाथ की ज़रूरत महसूस होने लगी। कुछ देर बाद उसे खाली टैक्सी मिली तो वह टैक्सी द्वारा भीड़ भरे इलाके में पहुंची और वहां से महाजन को दिल्ली फ़ोन किया। राधा से बात हुई। महाजन घर पर नहीं था। उसके बाद मोना चौधरी ने पारसनाथ को फ़ोन किया तो वो मिला। नींद से उठा था अभी। मोना चौधरी? पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। सब ठीक है? मोना चौधरी ने पारसनाथ से पूछा। हाँ, क्या हुआ? मैं मुंबई में हूँ, तो महाजन को लेकर आ जाओ। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने होटल का पता बताया। बात क्या है? पारसनाथ की आने वाली आवाज़ में अब सतर्कता आ गई थी। शायद देवराज चौहान से सामना हो। कहने के साथ मोना चौधरी ने कम शब्दों में सारी बात बताई। पारसनाथ की आवाज़ नहीं आई। चुप क्यों हो गए? सोच रहा था तुम्हारी बातों को। पारसनाथ का सपाट स्वर कानों में पड़ा। मुंबई से काशीपुर गांव चलना है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि यहाँ देवराज चौहान कहाँ मिलेगा। यही खबर बहुत है कि वो 1-2 दिन में काशीपुर गांव पहुँचेगा। वो छोटी जगह होगी, उसे वहाँ ढूंढा जा सकता है। ठीक है, मैं महाजन के साथ कल मुंबई में तुम्हारे होटल पहुँच जाऊँगा। काशीपुर गांव कहाँ पर है? मालूम नहीं, तुम आओ, तब तक मैं काशीपुर गांव के बारे में मालूम कर लूँगी। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। आंखों में खतरनाक भाव चमक रहे थे। काशीपुर गांव। देवराज चौहान ने सोहनलाल के फ्लैट से निकलने के बाद उसी दिन दोपहर बाद विष्णु साय से बात की तो वो काशीपुर गांव चलने के लिए तैयार हो गया। ठीक जगह पर वो ड्राइवर के साथ बड़ी वैन में पहुंचा। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल के साथ वहां मौजूद था। सोहनलाल ने खुद ही कहा था साथ चलने को, क्योंकि उसके फ्लैट पर गोली चल चुकी थी। अब वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। अपनी नई जगह का इंतज़ाम करके एक ही बार वो फ्लैट पर सामान लेने जाएगा। ऐसे में उसके पास फुर्सत थी और कुछ वक्त बिताना था उसे। अगर उसे मालूम होता कि काशीपुर गांव में कैसे हालात उसके इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद कहीं और जाकर ही वक्त बिताना ठीक समझता। विष्णु साय उन लोगों को देखकर खुश हुआ। भीतर बैठे वो ड्राइवर ने वैन आगे बढ़ा दी। मैं तो सोच रहा था कि आजकल कहते कहते कहीं तुम चलने का प्रोग्राम ही ना बदल दो। विष्णु साय क्या उठा। हम व्यस्त थे, जगमोहन बोला। तुम कौन हो? विष्णु साय ने उससे पूछा। मैं देवराज चौहान का दोस्त हूँ, जगमोहन। विष्णु साय ने सोहनलाल को देखा, फिर जगमोहन से कहा, ये ठेकेदार है क्या? ठेकेदार? जगमोहन के होठों से निकला। वो ज़मीन बराबर करने वाला ठेकेदार। ये जाकर वहाँ ज़मीन को देखेगा कि कैसे सब काम करना है। तुम फिक्र मत करो, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। हम सभी ठेकेदार हैं, तुम्हारी ज़मीन बराबर हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया, विष्णु साय खुशी से कह उठा।
तुम लोग पहले कहाँ थे? मेरा काम पहले ही हो जाता। जगमोहन मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और खिड़की से बाहर देखने लगा। वैन तेजी से दौड़ी जा रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवदासी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।